हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है। तो हम नेक्स्ट पार्ट अभी कवर करेंगे इसका। पिछले इसमें हमने कांटेक्ट फोर्सेस देखा था, इसमें अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस देखेंगे। तो सबसे पहले दिए वाला है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, डज द मैग्नेट ऑन द रूलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? यस, ऑब्वियसली। अगर अनलाइक पोल्स अगर आए तो वो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक पोल्स रहे ना तो अट्रैक्ट होते हैं। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? यस। नहीं, कभी कभी अप्रोचिंग मैग्नेट जो है मतलब अब एक आधा मैग्नेट रख दिया, अगर नॉर्थ पोल के पास लाई तो रिपेल होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे लाए तो वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है। What do this observation suggest? Does it mean that some forces must acting between the two magnets? You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and the unlike attracts each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. अब मैग्नेट और अब जैसे कि इधर लिखा वाला है कि लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है और अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहता है। स्ट्रॉ, अब देखो इधर स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ इज सेड टू बी एक्वायर्ड electrostatic force charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. The force exerted by the charged body on another uncharged or charged body is known as electrostatic force. Electrostatic force आपने बहुत बार आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसके, जैसे कि एक स्केल ली होगी, उसको रब किया होगा आपके हेयर्स पे, फिर उसको पेपर्स के थोड़े टुकड़े किए होंगे, उसको ऐसे उसके पास ले तो अट्रैक्शन होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब हम हमारी स्केल को रब करने से पहले अपने सर पे, तब वो अनचार्ज रहती है। जब हम करते हैं तब वो क्या होती है, चार्ज हो जाती है। तो ये जो है पेपर्स जो रहते हैं वो अनचार्ज रहते हैं, तो भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है। चार्ज और अनचार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में नहीं, बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं रही तो भी अट्रैक्ट होता है। ठीक है। कम्स इनटू प्ले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ a non-contact force. You will learn more about electric charges in chapter 15. ये भी एक एग्जांपल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब तीसरा फोर्स देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। स्लिप हो जाती, कभी कभी पेन आपके हाथ से स्लिप हो जाती है। ठीक है। द लीव्स और फ्रूट्स ऑल्सो फॉल to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? What is this force? Yes, हो सकता है। क्या बोला है इधर? Can this without, इधर देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मतलब क्या है कि ग्रेविटी मतलब अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट को। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स कौन से भी यूनिवर्स में कहाँ पर भी रहो वो ईच अदर को पुल करते हैं। समझे बात? और ग्रेविटी मतलब दो ऑब्जेक्ट्स में से एक अर्थ कंपल्सरी, और ग्रेविटेशनल मतलब दो ऑब्जेक्ट्स में कौन से भी ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं। ठीक है। और जस्ट ग्रेविटी, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्ट करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अस,
all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. Water in reverse flows downward due to the force of gravity. Gravity की वजह से तो water move होता है, downwards जाता है. Gravity is not a property of Earth along. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other. This force is known as gravitational force. जैसे कि मैंने कहा, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है तो यूनिवर्स में वो एक फोर्स अट्रैक्ट करता है. मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट को हम अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आप बोलेगी कि अट्रैक्ट करता है तो हम मतलब अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उसको जो अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो बहुत बहुत कम रहता है, इसलिए हम उसकी तरफ पुल नहीं होते हैं. ठीक है. प्रेशर. अब हम प्रेशर की ओर जा रहे हैं. फोर्स हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है. प्रेशर मतलब क्या? यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफटॉप. You also learn that winds and the cyclones are caused by differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Yes. Let us find out. है एक रिलेशन ही है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, नहीं तो थ्रस्ट बाय एरिया बोल सकते हो. थ्रस्ट. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय पॉइंटेड एंड. फिगर 11.12 इधर दिखाए वाला है. कुड यू डू इट दिस टाइम? यस. जो भी शार्प एंड रहेगा ना तो उससे ज़्यादा जल्दी जाएगा. ठीक है. ट्राइंग कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ विच इज़ ईजी. शार्प नाइफ इज ऑलवेज. ठीक है. ऐसा देखो, अब ऐसे देखो कि अब नाइफ लिया है, जैसे कि अपना जो फोर्स जो है जैसे बढ़ता है तो वैसे प्रेशर जो है अपना बढ़ता है. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ऐसा कह सकते हैं हम. ठीक है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा. और अगर एरिया अगर बढ़ गया तो जो अपना प्रेशर जो है घट जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. समझ आए बात? ड्राइंग कटिंग. ठीक है, ये हो गया. डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजी. अब जैसे जैसे एरिया कम होते जाएगा वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा. ठीक है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर. ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है. ठीक है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. अब देखो इसका फॉर्मूला है इधर लिखे वाला. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. वो एरिया जहां पर प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है. ठीक है. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. Note that the area is in the denominator in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure on a surface for same force. अब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा. अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे एरिया कम होगा जैसे वैसे प्रेशर जो है बढ़ जाएगा. ठीक है. बढ़ जाएगा. अब देखो, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेशन. हो गया अपना. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ इट्स हेड. मतलब वो छोटा है ना, उसका जो नेल का टोकदार शार्प जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, उसका एरिया जो है कम रहता है. किससे रिलेटिव, मतलब किससे कंपेयरिंग? हेड से. ठीक है. हेड थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम, सिलेंडर टाइप रहता है, सर्कुलर रहता है थोड़ा. अब हम देखेंगे आगे क्या है.
The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of nail into the wooden plank. जैसे जैसे बताया ना मैंने आपको, ठीक है. Can you explain now why shoulders back are provided with broad straps and not thin straps, and why the tools meant by cutting and piecing away have sharp edge? अब जैसे कि हमारे स्कूल बैग के जो स्ट्रेप्स रहते हैं ना, वो ब्रॉड रहते हैं ना. ब्रॉड मतलब आपको पता ही होगा, ब्रॉड रहते हैं, विड्थ में थोड़े ज़्यादा रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि एरिया जैसे बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, है ना. ठीक है. आई नाउ अंडरस्टैंड वाई porters place on their head a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. By this they increase the area of contact of the load with head, so the pressure of their head is reduced. बराबर है. ये देखो, ये फिगर भी दिखाया वाला है. porter. Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depends on the area on which it force acts? Let us find out. Yes, obviously pressure exert करते हैं. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से सारे आप देख लो इसे. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. ठीक है, इधर बताया वाला है. जैसे जैसे नीचे आप पकड़ोगे, उसका नीचे जो प्रेशर ज़्यादा रहेगा. ठीक है, नीचे ना कभी भी लिक्विड्स में नीचे मतलब बॉटम में सबसे नीचे नीचे जितना जाओगे आप, उतना उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा. ठीक है, यही बताया वाला है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं. देखो, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा. आप अगर देखो इधर ये पॉइंट पे छेद करोगे आप, तो इससे ज़्यादा मतलब ज़ोर से, ऐसा ज़्यादा ज़ोर से आएगा नहीं पानी. अगर इधर छेद करोगे तो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा आएगा. ठीक है, इधर करोगे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. ठीक है, इससे ये वाले से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और इससे करोगे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. इधर से करोगे तो ये बहुत नीचे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे. ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो. कैन यू से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? या ऑब्वियसली करते हैं. डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? यस, करते हैं. वो भी अपने कंटेनर के वॉल्स पे ही करते हैं ना. ठीक है. Do they also exert pressure on the walls of their container? Yes, let us find out. I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in the pipe supplying water. Is it not due to the pressure exerted by the water on the walls of pipes? Yeah, obviously, इसलिए तो वो बाहर आता है. When you inflate a balloon, what do you have to close? What do you have to close? What do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of inflated balloon? पूरी उसकी अंदर की जो हवा है वो बाहर आ जाएंगी. ठीक है. Suppose you have a balloon which has holes. Would you able to inflate it? No, बिल्कुल नहीं. If not, why? क्योंकि ये जो है अपने अंदर की जो एयर है वो बाहर आने का ट्राई करती है. वो प्रेशर डालती है ना अपने कंटेनर के वॉल्स पे, इसलिए वो बाहर आ जाती है पूरी. तो हम जितने हवा भरेंगे वो बाहर आते जाएंगे, वो कोई फ़ायदा नहीं उसका. Can we say that air exerts pressure in all directions? Yes, obviously we can say. Do you recall what's happened to air in the bicycle tube when it has puncture? पंक्चर जब होता है तब वो जो टायर ट्यूब के अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है. Do this observation suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? So we find that gases too exert pressure on walls of their containers. ठीक है, गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑन टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसे क्या कह सकते हैं? ATM भी कह सकते हैं. ATM. ठीक है, हम उसे ATM भी कह सकते हैं. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as atmosphere. इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. The atmosphere air extend up to many kilometers above the surface of earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. अब जो प्रेशर एयर एटमॉस्फेयर मतलब एयर ही पकड़ लो ना, एयर जो एक्सर्ट करती है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज क्या है? प्रेशर
फोर्स पर यूनिट एरिया ना, फोर्स बाय एरिया. And a very long cylindrical standing on it filled with air, then the weight of air in the cylinder is the atmospheric weight. अब देखो, अगर एक इंसान इधर, ये एरिया है, ये बीच में का एरिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर खत्म होता है सपोज, हाँ, और एक इंसान यहाँ पर रुकने वाला है और दूसरा इंसान जो है यहाँ पर रुकने वाला है, तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा? ये इंसान, सपोज ये इंसान पकड़ लो, ये इंसान पे या ये इंसान पे ना, बी वाले पकड़ लो, इसको बी, इसको ए, ये वाले इंसान पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इस पे ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना, बराबर है. When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. मैग्नीट्यूड का आइडिया देती है. मैग्नीट्यूड आपको पता ही होगा, अरे पिछले लेक्चर में भी, कुछ लेक्चर्स पहले भी बताया था, और एक बार बता देता हूँ. सपोज 15 kg है, इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इसमें मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 15 ना, 15 एक मैग्नीट्यूड है. अब क्या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कह दो आप, ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कह दो आप, ठीक है. The weight of air in a column of height of atmosphere area is 10 centimeter into 10 centimeter. Figure 11.19 is as large as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressures and cancels the pressure from outside. अब हमारे बॉडी में आर्टरीज, वेंस, ये जो है ट्रांसफर होते रहते हैं. वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इंटीरियर प्रेशर कहते हैं उसका. हमारे बॉडी का प्रेशर मतलब इंटीरियर प्रेशर. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अपने सर के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ना. पर अपने जो इंटीरियर प्रेशर जो है, अपने सिर के अंदर जो प्रेशर है, मतलब बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, उसको कहते हैं हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं. वो इक्वेट होता है, इक्वल हो जाता है. इक्वल किसके? एटीएम के इक्वल हो जाता है, एटीएम के, एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाता है, ठीक है. इसलिए हमारी बॉडी जो है क्रश नहीं होती है. तो हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करने दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.